गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर है आपको सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है, जो मैं है आपको सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल है, ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर है वो हॉर्टिकल्चर का है, संपूर्ण सिलेबस की है अपन बात करेंगे। अपन है लगभग 50 से 60 क्लासों के अंदर 50 से 60 क्लासों के अंदर है लगभग अपन हॉर्टिकल्चर को है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। अपन बात करें कि ये क्लासें अपने जो यहाँ पर होगी हॉर्टिकल्चर की, जो ये सीरीज में चलेगी क्लासें, वो कौन कौन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उनकी अगर अपन बात करें कि अपन जो हॉर्टिकल्चर की यहाँ पर क्लासें ले रहे हैं वो कौन कौन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, किन किन अभ्यर्थियों को है जो इनकी बात पढ़ना है, अगर अपन बात करें तो पहले तो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। अपन ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट है वो आ गया है। जिनका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और जिनका नहीं हुआ है, उन्होंने पशु परिचर की तैयारी की है, उनका भी एग्जाम है, पशु परिचर का एग्जाम भी हो गया है। अब अपन को अगले नेक्स्ट एग्जाम की देखना है, और नेक्स्ट अगला जो अपना एग्जाम है वो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। उसके अलावा साथ में है AAO। जो 12th है, जिन्होंने 12th पास कर रखी है उनके लिए तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है, और जिन्होंने एग्रीकल्चर से BSc कर रखी है उन अभ्यर्थियों के लिए AAO का एग्जाम है, वो वैकेंसी है वो आई हुई है। कुल है वो 125 पद पर है, अभी वैकेंसी है वो AAO की आई हुई है। और सुपरवाइजर के पद है वो भी काफ़ी अच्छे पद है, आने की संभावना है, लगभग 1000 प्लस है। इसकी सुपरवाइजर की है वो भी लगभग 1000 प्लस पद है, वो आने की संभावना है, पूरी पूरी वो आएगी। अब अपन बात करते हैं कि अपन जो हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे, ये हॉर्टिकल्चर कौन कौन से एग्जाम के लिए दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अगर अपन बात करें तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में इससे है 20 क्वेश्चन आएंगे हॉर्टिकल्चर से। वो अपन 20 क्वेश्चन है यहाँ पर क्लियर करेंगे, उनका एक एक चीज को बहुत ही शानदार तरीके से प्रीवियस ईयर के पेपरों को सॉल्व करते हुए जिस टॉपिक को आज करवाया है, जैसे ही वो टॉपिक खत्म होता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे राजस्थान RPSC ने पूछा हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर एग्जाम में पूछे गए हो, उन सब को अपन है साथ में एक टॉपिक हुआ उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करेंगे। बहुत ही शानदार है, अपने क्लासों के साथ में इसको क्लियर करेंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करें तो इनसे हॉर्टिकल्चर से 20 क्वेश्चन आएंगे। अगर अपन बात करें AAO की, अगर अपन AAO की बात करें तो AAO की है लगभग 8 से 10 क्वेश्चन के आने की संभावना रहती है। वैसे 7-8 क्वेश्चन है पूछते हैं, लेकिन अपन मान कर सकते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन है वो AAO के अंदर हॉर्टिकल्चर से आएंगे। उसके अलावा और अपन बात करें जेट की, जेट की अगर अपन बात करें तो जेट में भी क्वेश्चन है वो अच्छे खासे पूछे जाते हैं। हॉर्टिकल्चर के लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन मान सकते हैं मिनिमम 12-13 क्वेश्चन और अधिकतम 15 क्वेश्चन है वो हॉर्टिकल्चर से आते हैं। उसके अलावा और अपन बात करें जेट तो है राजस्थान लेवल पर अपन BSc करना चाहते हैं, राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अपन BSc करना चाहते हैं तो उसके लिए अपन एग्रीकल्चर से BSc करने के लिए जेट का एग्जाम देते हैं। और अगर अपन सेंट्रल लेवल की बात करें, यानी सेंट्रल लेवल की बात करें तो एग्जाम होता है CUET का। CUET का एग्जाम की बात करें तो CUET के एग्जाम के अंदर है हॉर्टिकल्चर के लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे। कितना आएंगे? 15 क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों का है सारों का अपन हॉर्टिकल्चर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। थोड़ी देर बाद में है मैं सॉइल साइंस की भी क्लास है वो शुरू कर दूंगा, सॉइल साइंस की भी क्लासों को शुरू कर देंगे, उसमें भी है वो AAO के एग्जाम के लिए। और जो जेड का एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये सॉइल साइंस की क्लास है बहुत ही शानदार रहने वाली है, उनके सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हॉर्टिकल्चर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, AAO में 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, जेड में 13 से 15 क्वेश्चन आएंगे, और CUET में लगभग 13 से 15 या 14-15 क्वेश्चन है वो लगभग पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों की तैयारी है आपको यहाँ पर सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के ऊपर है जो प्लेटफॉर्म है वहां पर मैं खुद करवाऊंगा। उसके अलावा अपन बात करें एनिमल हस्बेंड्री की, अगर अपन बात करें एनिमल हस्बेंड्री की तो एनिमल हस्बेंड्री की क्लासें हैं वो जल्द ही है सुरेंद्र सर है वो शुरू कर देंगे।
जल्द ही क्लास है सुरेंद्र सर आपके यहाँ पर लगा देंगे एनिमल हस्बेंड्री की। और अगर अपन बात करें एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी की क्लास है वो लगभग अशोक सर ने वो क्लासेस शुरू कर दी है। और जैसे ही अशोक सर भी है जब बहुत ही जल्द है वापस क्लासों को लेके आएंगे, एग्रोनॉमी की पूरा पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। हॉर्टिकल्चर का पूरा पाठ्यक्रम मैं स्वयं कराऊंगा और एनिमल हस्बेंड्री का पाठ्यक्रम है वो आपको सुरेंद्र सर करवाएंगे। उसके अलावा अपन बात करें सुपरवाइजर और डबल एओ के लिए जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है, हिस्ट्री के साथ में अपन को आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है वो ओपी सर आपको है, ओम प्रकाश तांडी सर है वो आपको करवा देंगे। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। और अपन बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी भी है जो आपको शंकर सर है वो करवाएंगे, बहुत ही शानदार करवाएंगे। और बात है हिंदी की, तो हिंदी के लिए आपको है विकास सर है। आपने अभी तो नहीं शुरू करेंगे क्लासें, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आएगा लगभग मार्च अप्रैल माह में अपन हिंदी की क्लासें और जियोग्राफी की क्लासें हैं वो इस चैनल पर है प्लेटफॉर्म पर शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आपको है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और लगभग कई सब्जेक्ट है डब्ल्यूओ की उनकी भी आपको तैयारी करवाई जाएगी। साथ में जेट और सीयूईटी की बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर का जितना भी पार्ट है वो सब है आपने यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा। तो ये तो अपने नॉर्मल जानकारी हो गई। अब अपन शुरू करते हैं अपने हॉर्टिकल्चर की क्लास को। हॉर्टिकल्चर की क्लास को शुरू करने से पहले अपन थोड़ा सा अपना ध्यान ले जाते हैं भारत सरकार की और इंडियन गवर्नमेंट की ओर अपन ले जाते हैं। और अगर अपन भारत सरकार की बात करें, इंडिया गवर्नमेंट की अगर बात करें, अगर अपन भारत सरकार की बात करें, इंडिया गवर्नमेंट की बात करें, अगर इनकी अपन बात करें और तो भारत सरकार के अगर अपन प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वर्तमान में अपने जो प्राइम मिनिस्टर है वो है श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, या अपन श्रीमान नरेंद्र मोदी बोलते हैं अपन जिसको। प्रधानमंत्री की बात करें तो अपन वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति की बात करें, अपन प्रेसिडेंट की बात करें तो अपने राष्ट्रपति है वो है वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अपन बात इसलिए अपन इंडिया गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि अपने एग्रीकल्चर में इंडिया गवर्नमेंट की कौन कौन सी है, भारत सरकार के अंडर में कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई है और उनके कौन कौन से संस्थाएं हैं उनके बारे में बात करने के लिए अपन ने भारत सरकार की बात करें। और अपन अगर बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने सेंट्रल लेवल पर है जो कृषि से संबंधित विभाग बना रखा है, उस विभाग का नाम है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कौन सा विभाग है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आपको नोटबुक ले लेनी है, साथ में एकदम फ्रेश रजिस्टर ले लेना है और उसमें आपके डेली क्लासों को हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाने हैं। उसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। और कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो उसको भी लिख लेना है, और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आपको बताना है। अपन बात करें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की बात करें तो वर्तमान में इसके जो मंत्री है वो है श्रीमान शिवराज सिंह चौहान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अगर अपन बात करें तो इसके वर्तमान में जो मंत्री है उन अगर अपन मंत्री की बात करें तो वर्तमान में मंत्री है वो है श्रीमान शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो शायद पहले एमपी के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे एमपी के, वो वर्तमान में किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, उसके वर्तमान में मंत्री है शिवराज सिंह चौहान है। और दो राज्य मंत्री होते हैं, उन राज्य मंत्रियों की बात करें अपन कृषि राज्य मंत्री की तो एक तो रामनाथ ठाकुर है और दूसरे है वो भागीरथ चौधरी है। कृषि राज्य मंत्री की अगर अपन बात करें, कृषि राज्य मंत्री, कृषि राज्य मंत्री की बात करें तो रामनाथ ठाकुर और भागीरथ चौधरी है। कौन है? कृषि राज्य मंत्री है रामनाथ ठाकुर और भागीरथ चौधरी। रामनाथ ठाकुर और दूसरे है वो है भागीरथ चौधरी। भागीरथ चौधरी। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है वर्तमान में। और कृषि राज्य मंत्री है वो है रामनाथ
ठाकुर और भागीरथ चौधरी। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। आपको ये पढ़ के लग रहा होगा कि इतना क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन अपन जो शुरू कर रहे हैं वो बेसिक शुरू कर रहे हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं, जीरो से शुरू करेंगे और थेट अपने जो अनंत तक है चलेंगे। तो अपन एक एक चीज को ध्यान में रख के पढ़ेंगे, कोई भी चीज अपने छोड़नी नहीं चाहिए। अब अपन बात करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की। कृषि एवं जो किसान कल्याण मंत्रालय है, ये अपना मंत्रालय है वो भारत सरकार का है, मुख्य मंत्रालय है, कृषि से संबंधित है। और इस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, इस मंत्रालय के अंदर दो विभाग है। कौन कौन से है? एक तो डायर है और दूसरा है वो है कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। इसके अंदर दो विभाग आते हैं। इन दो विभागों की अगर अपन बात करें कि कौन कौन से हैं, तो पहला विभाग आता है वो आता है डायर, DARE। पहला आता है वो आता है डायर, DARE। और जो दूसरा विभाग आता है वो आता है कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कौन सा आता है? कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। किसान कल्याण विभाग, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। और दूसरा आता है वो आता है डायर। अगर अपन डायर की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है वो है डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ये अपने हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंदर दो विभाग आते हैं। एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, और दूसरे विभाग की अपन बात करें तो दूसरा विभाग आता है वो आता है कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। इन दो विभागों के बारे में अपन को ध्यान रखना है। और अपन बात करते हैं इस आगे कि इस जो अपना डायर है यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके अंतर्गत इसका क्या कार्य है, और इस जो दूसरा है कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, इसका क्या कार्य है। अगर अपन बात करें डायर की, किसकी बात करें? डायर की बात करें तो डायर के अंतर्गत है जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कृषि अनुसंधान किए जाते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, या जो भी एजुकेशन रिलेटेड एग्रीकल्चर से एजुकेशन रिलेटेड जितने भी वर्क है वो तो है अपने डायर के अंतर्गत किए जाते हैं। और भारत सरकार की जितने भी कृषि से संबंधित योजनाएं हैं, किसानों के उत्थान के लिए जो भी योजनाएं चलाई जाती है, कृषि से संबंधित जितने भी प्रकार की जो स्कीम्स शुरू की जाती है वो आती है कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत। अब अपन बात करें इसमें क्या कार्य है, तो इसका कार्य है कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का। क्या अपन बात करें डायर की तो क्या कार्य है? कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा का कार्य है। जितने भी कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित कार्य किए जाते हैं, शिक्षा विज्ञान से संबंधित कार्य किए जाते हैं, वो डायर के अंतर्गत किए जाते हैं। और अगर अपन इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई, तो 1973 के अंदर इसकी स्थापना की गई। स्थापना की अगर अपन बात करें, स्थापना की अगर अपन बात करें तो स्थापना की अगर अपन बात करें तो लगभग इसकी स्थापना है वो 1973 के अंदर की गई, 1973 के अंतर्गत की गई। डायर की स्थापना की बात करें तो कब की गई? 1973 के अंदर की गई। इसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती है उनकी अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो संस्था आती है वो आती है ICR। कौन सी आती है? इसके अंतर्गत है ICR है वो संस्था आती है। उसके अलावा और अपन बात करें कि ICR के अलावा और कौन कौन सी संस्था आती है, तो एक आती है ASRB। कौन सी आती है? ASRB, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड। कृषि वैज्ञानिक जो आवश्यकता बोर्ड है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड ASRB, ये संस्थान आती है। उसके अलावा और अपन बात करें कि और कौन कौन सी संस्थान आती है, तो एक आती है जो CAU इम्फाल मणिपुर के अंदर है, CAU इम्फाल मणिपुर, CAU इम्फाल
इम्फाल मणिपुर। जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर के अंदर है वो इसके अंतर्गत डायर के अंतर्गत ही आती है। और अपन बात करें कि और इसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्थान है वो आती है, तो इसके अंदर आईसीआर आती है, एएसआर भी आती है, सीएयू इम्फाल मणिपुर आती है। उसके अलावा बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो आती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार के अंदर है। कहाँ पर है ये? पूसा बिहार के अंदर है। यह भी है वो डायरेक्ट डेयर के अंतर्गत आती है। इम्फाल मणिपुर वाली भी आती है। उसके अलावा और अपन बात करें तो झांसी के अंदर है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कौन सी? रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी। यह भी है डायरेक्ट डायर के अंतर्गत आती है। यह तो हो गई अपने डायर की बात। और अपन अब बात करते हैं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की। अगर अपन कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की बात करें तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो आती है। तो अब मैं सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की बात करूं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी विभाग है जो योजना है वो आती है। तो इन योजना में पहली योजना आती है एनएफएसएम। कौन सी आती है? एनएफएसएम। कौन सी योजना आती है? एनएफएसएम योजना है वो आती है। उसके अलावा बात करें तो आरकेवीवाई आती है, आरकेवीवाई। आरकेवीवाई राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना जो है वो आती है। उसके अलावा अपन बात करें तो पीएमकेवाई आती है, एनएफएसएम योजना आती है, आरकेवीवाई योजना आती है। उसके अलावा अपन बात करें तो पीएमकेवाई योजना है वो भी आती है। उसके अलावा और अपन बात करें तो अपने एक नारा योजना है, नेशनल रेनफेड अथॉरिटी जो एरिया है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चली जाती है वो आती है। एक पीएम किसान योजना है वो भी इसके अंतर्गत आती है, पीएम किसान। पीएम किसान योजना है वो भी है कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। उसके अलावा अपन बात करें तो नाफेड आती है। ये जितने भी योजनाएं हैं वो सब इसी के अंतर्गत आती है। उसके अलावा और अपन योजनाओं की बात करें तो सीएसीपी है, सीएसीपी ये भी है अपने इसके अंतर्गत आती है। ये योजना है मुख्य रूप से वो कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। अगर अपन बात करें एनएफएसएम की कि एनएफएसएम योजना क्या होती है तो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है वो एनएफएसएम के नाम से जाना जाता है। आरकेवीवाई की अपन बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है वो है। उसके बाद में प्रधानमंत्री किसान कृषि योजना है वो आती है। प्रधानमंत्री कृषि जितनी भी कृषि सिंचाई योजना है पीएमकेवीवाई वो इसके अंतर्गत आती है। और अपन बात करें नारा की तो नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी जितने भी योजनाएं आती है वो आती है। उसके बाद में अपन बात करें सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का है वो सीएसीपी है। वो अपन को क्या करती है? किसी भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी अपन को है वो लागत है वो बता देने का कार्य करती है सीएसीपी। तो ये तो अपने मुख्य रूप से योजनाएं होगी। अब इनमें अंतर्गत जो आईसीआर है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, एएसआरबी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब अपन पढ़ेंगे आईसीआर के बारे में कि आईसीआर की स्थापना कब की गई, आईसीआर के मुख्य रूप से क्या क्या कार्य है, उन सब के बारे में अपन इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिख लीजिए। और इन योजनाओं का अगर अपन पूरा नाम लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान हो गई सेंट्रल। ये अगर अपन बात करें तो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस हो गया। इन सब के आप फॉर्म है वो लिख लीजिए। अब अपन बात करते हैं इसे आगे और अपन पहले जो अपनी संस्थान है आईसीआर उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? अब अपन बात करेंगे आईसीएआर के बारे में। आईसीएआर अगर अपन बात करें आईसीएआर की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसको हिंदी में बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आईसीआर क्या हो गया? इंडियन काउंसिल
ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। आज अपन बात करने वाले हैं, अभी वो करेंगे आईसीएआर के बारे में करेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में बात करेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अपन अगर बात करें आईसीएआर की, तो आईसीएआर की स्थापना है वो 16 जुलाई 1929 को की गई। कब की गई? अगर अपन इसकी स्थापना की बात करें, आईसीएआर की स्थापना, तो आईसीएआर की स्थापना है वो 16 जुलाई 1929 को की गई। 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली के अंदर की गई। कहाँ की गई? क्वेश्चन आ सकता है कि आईसीएआर की स्थापना कब की गई? आईसीएआर की स्थापना है 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली के अंदर है वो की गई है। और आईसीएआर दिवस की अगर अपन बात करें, तो आईसीएआर दिवस है वो भी 16 जुलाई को ही मनाया जाता है। आईसीएआर दिवस, आईसीएआर दिवस, अगर अपन आईसीएआर दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को मनाया जाता है। आईसीएआर की स्थापना है वो 16 जुलाई 1929 को 1929 को दिल्ली के अंदर की गई थी। आईसीएआर दिवस की अगर अपन बात करें, तो आईसीएआर दिवस है वो भी कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को मनाया जाता है। पहले आईसीएआर का नाम था, इंडियन की जगह इंपीरियल था। क्या था? इंपीरियल था। जब भी यह भारत आजाद हुआ था, भारत आजाद होने से पहले यहाँ पर है वो अंग्रेजों का शासन था, भारतीय उपनिवेशवाद था। और यहाँ पर है जितने भी अंग्रेज थे, ब्रिटिश जो सरकार थी, वो कोई भी संस्थान शुरू करती थी उसके आगे इंपीरियल लगाती थी। क्या लगाती थी? इंपीरियल लगाती थी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था, उससे एक साल पहले 1946 के अंदर, 1946 के अंदर, जो ये आईसीआर है, यहाँ पर पहले आई का मतलब इंपीरियल था। क्या था? इंपीरियल। 1946 में इंपीरियल से है वो इंडियन कर दिया गया। यह भी ध्यान रखना है अपन को कि 1946 से पहले इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जगह, इंडियन की जगह क्या था? इंपीरियल शब्द था। लेकिन 1946 के अंदर, 1946 के अंदर है इंपीरियल को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इंपीरियल की जगह है अपन इंडियन शब्द लगाने लगे, भारतीय शब्द है उसको अपन है वो लगाने लगे। कब लगाने लगे? 1946 के अंदर। उसके बाद में अपन बात करें कि आईसीआर की स्थापना है वो किसके कहने पर की गई, तो आईसीआर की स्थापना है 16 जुलाई 1929 को रॉयल कमीशन की सिफारिश पर की गई। किसकी सिफारिश पर? यह भी अपन क्वेश्चन आ सकता है कि आईसीआर की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई, तो आईसीएआर की स्थापना रॉयल कमीशन की सिफारिश पर की गई। कौन सी कमीशन पर सिफारिश पर? रॉयल कमीशन की सिफारिश पर की गई। रॉयल कमीशन की सिफारिश पर की गई। आईसीआर की स्थापना है वो किसकी सिफारिश पर की गई? आईसीआर की स्थापना वो रॉयल कमीशन की सिफारिश पर की गई। अंग्रेज सरकार के, अंग्रेज शासन के समय इंग्लैंड से एक रॉयल कमीशन आया था और यहाँ पर भारत में सर्च किया उसने कि जो इंडियन जितने भी किसान हैं उनकी उपज कम होने का क्या कारण है, या फिर जितने भी इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट है, जितने भी भारतीय किसान हैं, उनके इतने गरीब होने का क्या कारण है, उनके यहाँ उपज क्यों नहीं होती है। एग्रीकल्चर का एनालिसिस करने के लिए एक इंग्लैंड से कमीशन आया था जिसका नाम था रॉयल कमीशन। और रॉयल कमीशन ने यहाँ भारत के अंदर रिसर्च किया और उन्होंने एक ऐसे संस्थान की स्थापना करने को सलाह दी कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो और किसानों के उत्थान के लिए कार्य करे। तो 16 जुलाई 1929 को है रॉयल कमीशन की सिफारिश पर आईसीआर की स्थापना की गई थी। और अपन बात करें रॉयल कमीशन के अध्यक्ष की बात करें, तो रॉयल कमीशन था, इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? अपन रॉयल कमीशन की बात करें, रॉयल कमीशन के अध्यक्ष की बात करें, जो रॉयल कमीशन आया था, इस रॉयल कमीशन के अध्यक्ष की बात करें अगर अपन, तो इसके अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो है वो इस रॉयल कमीशन के अध्यक्ष थे और उनकी सिफारिश पर है 16 जुलाई 1929 को है आईसीआर की स्थापना की गई। उसके बाद में अपन बात करें ऐसे आगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अपन बात करें आगे कि आईसीआर के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है। डायरेक्टर जनरल की बात करें अपन, महानिदेशक जिसको बोलते हैं, प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे उसकी अगर अपन बात करें तो आईसीआर की अगर अपन बात करें तो आईसीआर के प्रथम महानिदेशक थे वो थे डॉक्टर बीपी पाल। कौन थे? आईसीआर के प्रथम महानिदेशक की अगर अपन बात करें, डीजी की बात करें जिसको अपन डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, उसकी अगर अपन बात करें कि प्रथम महानिदेशक कौन थे तो वो थे डॉक्टर बीपी पाल। कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल। 1956 के अंदर है उनको बनाया गया था। 1956 कब? 1956 के अंदर है आईसीआर के प्रथम महानिदेशक डॉक्टर बीपी पाल को है बनाया गया था। डायरेक्टर जनरल का पद है वो डॉक्टर बीपी पाल को है वो दिया गया। भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक भी कौन है? डॉक्टर बीपी पाल है। उसके बाद में अपन बात करें कि वर्तमान में वो डायरेक्टर जनरल कौन है, अगर अपन वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में है डॉक्टर हिमांशु पाठक। कौन है? वर्तमान में अगर अपन डायरेक्टर जनरल की बात करें तो वो है डॉक्टर हिमांशु पाठक। कौन है? हिमांशु पाठक। वर्तमान में आईसीआर के डायरेक्टर जनरल की अगर अपन बात करें तो वर्तमान में आईसीआर के डायरेक्टर जनरल है वो है डॉक्टर हिमांशु पाठक। जो आईसीआर का डायरेक्टर जनरल होता है वो ही जो डायर होती है, अपन ने पीछे पढ़ा, आईसीआर का डायरेक्टर जनरल ही इस डायर का क्या होता है? सेक्रेटरी होता है। कौन सा क्या होता है? सेक्रेटरी होता है, जिसको अपन सचिव बोलते हैं। तो आईसीआर का डायरेक्टर जनरल ही इस डायर होता है, इस डायर का क्या होता है? सेक्रेटरी होता है या सचिव अपन बोलते हैं, जिसके सेक्रेटरी होता है। ये अपन को ध्यान रखना है कि आईसीआर का डायरेक्टर जनरल ही डायर का क्या होता है? सचिव होता है। अपन को ये ध्यान रखना है। आईसीआर का जो डायरेक्टर जनरल होता है वो डायर का क्या होता है? सचिव होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। आईसीएआर का डायरेक्टर जनरल डायर का सचिव होता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्तमान में डायर का सचिव कौन है, तो अपन को बताना है हिमांशु पाठक, क्योंकि जो आईसीआर का डायरेक्टर जनरल होता है वो ही है इसका सचिव होता है। उसके बाद में और अपन बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो आईसीआर के जो पहले अध्यक्ष थे या आईसीआर के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद हबीबुल्ला। कौन थे? आईसीआर के प्रथम अध्यक्ष की अपन बात करें, आईसीएआर के प्रथम अध्यक्ष, आईसीआर के प्रथम अध्यक्ष की अपन बात करें तो आईसीआर के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद हबीबुल्ला। कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्ला। और वर्तमान में अगर अपन आईसीआर के अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान में आईसीआर के अध्यक्ष की अगर अपन बात करें वर्तमान में आईसीआर अध्यक्ष है वो है डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। यहाँ मैंने शिवराज सिंह चौहान लिखा है तो आपको एक बात ध्यान में आ गई होगी। आपके बात में क्या आई होगी ध्यान में कि जो शिवराज सिंह चौहान है वो मैंने पीछे कौन बताया था, वो मैंने आपको बताया था कृषि किसान एवं कल्याण जो विभाग मंत्रालय है, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान बताया मैंने। यहाँ पर क्या बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री है शिवराज सिंह चौहान। और मैंने यहाँ पर आपको बताया कि वर्तमान में आईसीआर के अध्यक्ष है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो मेरे कहने का मतलब यही हुआ कि जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय होता है उसके मंत्री ही आईसीआर के अध्यक्ष होते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री ही आईसीआर के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और आईसीआर का डायरेक्टर जनरल होता है वो डायर का क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन का क्या होता है? सचिव होता है। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। तो आईसीआर के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। उसके बाद में अपन एक संस्थान और बात कर रहे हैं। अपन ने यहाँ पर संस्थानों की बात की थी, इसमें अपने मुख्य रूप से जो संस्थान थी वो आईसीआर थी। आईसीआर के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। उसके बाद में अपन ने एक यहाँ पर लिखा है सीएसीपी। इस सीएसीपी के बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं।
जो अपने काम की चीजें हैं उनके बारे में अपन पढ़े। वैसे अपने सब काम की चीजें हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी काम की है, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सभी काम की है, लेकिन अपने एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो इसमें अपन एक एग्रीकल्चर आईसीआर के बारे में पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे सीएसीपी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सीएसीपी के बारे में वो बात करने वाले हैं। अगर अपन सीएसीपी की बात करें कि सीएसीपी क्या है, तो इसको अपन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस बोलते हैं। सीएसीपी सीएसीपी क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस होता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बोलते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, अपन इसको सीएससीपी को बोलते हैं। इसका इंग्लिश में नाम देखें तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्टेस एंड प्राइसेस होता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ये होता है। और इसका कार्य बात करें तो इसका कार्य होता है एमएसपी तैयार करना। क्या करना? एमएसपी की है जो सिफारिश करता है। सीएससीपी के कार्य की बात करें, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य की है, एमएसपी की है सिफारिश करता है। एमएसपी की सरकार को सिफारिश करता है, सरकार को सिफारिश करता है। एमएसपी की किसको सिफारिश करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की है सरकार को सिफारिश करता है। और सरकार है जो किसान फसल उगाता है उसके बोने से पहले है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है लागू कर देती है। अभी तक है जो कुल है वो लगभग 17 फसलों पर है वो एमएसपी लागू हो चुकी है। तो ये होती है सीएससीपी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता है। इसका कार्य होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य करना। और एमएसपी की घोषणा है, अगर अपन एमएसपी की घोषणा की बात करें, एमएसपी की घोषणा इसकी अगर अपन बात करें तो एमएसपी की घोषणा है वो सरकार करती है और वो बुआई से पहले करती है। क्या करती है? बुआई से पहले। बुआई से पहले है वो सरकार एमएसपी की घोषणा कर देती है कि मैं जो अपन किसान है जो इस फसल को उगाए, अगर इस फसल को किसान की फसल को है कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार है वो एमएसपी जारी कर देती है और उस एमएसपी पर है सरकार इस फसल को है किसानों से खरीदती है। तो ये कार्य होता है सीएससीपी का। और उसके अगर अपन बात करें तो वर्तमान में कुल 23 फसलों पर एमएसपी लागू है। वर्तमान में कुल 23 फसलें हैं वर्तमान में, उस पर है वो एमएसपी है लागू है। एमएसपी है 23 प्रकार की फसलों पर लागू है। क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में कितनी फसलों पर एमएसपी लागू है? तो वर्तमान में 23 फसलें हैं उस पर एमएसपी लागू है, जिसमें अनाज वाली फसलों की अगर अपन बात करें तो अनाज वाली फसलें है वो है 7। कितनी है? अनाज वाली फसलें कितनी है? अनाज वाली फसलें है वो है कुल 7 फसलें है वो अनाज वाली है जिस पर एमएसपी लागू है। उसके अलावा और अपन बात करें तो 5 दलहन फसलें, कितनी दलहन फसलों की बात करें अगर अपन तो कुल है 5 फसलें है। 5 प्रकार की दलहन फसलें उस पर एमएसपी लागू है। 7 प्रकार की अनाज वाली फसलें है उस पर एमएसपी लागू है। 7 प्रकार की तिलहनी फसलें है। कितनी तिलहनी फसलों की बात करें तो कितनी है? अगर अपन तिलहनी फसलों की बात करें, तिलहनों की बात करें तिलहनी फसलों की बात करें तो 7 प्रकार की तिलहनी फसलें हैं उस पर एमएसपी लागू है। 5 प्रकार की दलहनी फसलें हैं, 7 प्रकार की अनाज वाली फसलें, इन पे है वो एमएसपी लागू है। और अगर अपन व्यावसायिक फसलों की बात करें तो 4 प्रकार की व्यावसायिक फसलें, कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की व्यावसायिक फसलें हैं। कुल 23 फसलें हैं जिस पर एमएसपी लागू है। एमएसपी लागू करने का कार्य है वो सरकार का होता है, लेकिन सिफारिश है वो सीएससीपी करता है। तो ये हो गए अपने सीएससीपी। उसके बाद में अपने एक नीति आयोग भी आता है, वो भी अपने इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज है अपन इतनी ही चर्चा करेंगे। आज की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो है अपन ने बात की थी कि हॉर्टिकल्चर में कौन से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं हॉर्टिकल्चर से। आपको एक न्यू नोटबुक ले लेनी है और डेली के डेली है अपन को यहाँ पर लिखना है। डेली आपके कंटिन्यू इस पर क्लासें होगी, पूरा सिलेबस है आपको करवाया जाएगा। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके वो ज़रूर बताएं, ताकि उसके ऊपर भी है कोई सेशन लाके आपको समझाया जा सके। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए थैंक यू।